मैं भी जंतर मंतर पे हूँ और आज हमारे साथ दो मेहमान हैं। पहले मेहमान से हम बातें करते हैं जो कि टोरंटो से आए हैं। उनका नाम है विशाल सिंह जैन, जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकर है। चलिए हम उनसे बातें करते हैं। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए और मुझे मौका दिया आपने कि मैं अपनी बात को आगे रख सकूं। सर ये बताएंगे व्हाट इज E20? देखिए E20 जो शब्द है उसका मतलब ये है कि जो फ्यूल हम पहले यूज करते थे अपनी गाड़ी में उसमें 100% क्या कहते हैं पेट्रोल होता था, गैसोलीन होता था। पर अब कई कारणों के कारण और जब इसकी मतलब यूपीए के टाइम में जब इस चीज के बारे में सोचा गया था तो इसकी सोच थी वो बिल्कुल सही थी। और मतलब यूपीए मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह की एरा की बात कर रहा हूँ। उस वक्त जब ये चीज सोची गई थी बिल्कुल सही सोचा गया था कि हमें जो अपनी निर्भरता है विदेश पे, पर्टिकुलरली ऑयल इंपोर्ट करने की जो निर्भरता है उसे हमें कम करनी चाहिए और हमें जो हमारा फॉरेक्स, क्योंकि एक अच्छा खासा पैसा जो डॉलर है हमारा जाता है क्रूड ऑयल खरीदने में, वो कम करना चाहिए। तो इस सोच के अंतर्गत और इस सोच को सोचते हुए हमने ये सोचा कि हम जो, और दुनिया में कई देशों में प्रयोग हो रहा था उस वक्त और कई देशों में ये सक्सेसफुल भी था, तो हमारा ये सोचना था कि हम धीरे धीरे करके एथेनॉल जो है एक बायो प्रोडक्ट है, एक बायोफ्यूल समझ लीजिए एथेनॉल, अगर हम बात करें तो शराब एक तरीके से, तो उसको हम कहते हैं फ्यूल में मिक्स करेंगे और धीरे धीरे हम उसका मिक्सिंग का करेंगे, मतलब मिक्स करेंगे। पहले 1% करेंगे, 0%, 1%, 5%, 10% और ऐसे हम उसकी परसेंटेज इंक्रीज करते जाएंगे। तो आज की तारीख में, प्रेजेंट टाइम एंड डेट में, जो उसका परसेंटेज हमारे जो कमर्शियली सोल्ड फ्यूल है वो 20% हो गया। तो इसका मतलब कि अगर आप 1 लीटर पेट्रोल डलवा रहे हैं पेट्रोल पंप पे, तो उसमें 80%, 800 ml आपका शुद्ध पेट्रोल है और उसमें जो 20% है वो एथेनॉल है, जो फ्यूल ग्रेड एथेनॉल है। ये समझना बहुत जरूरी है। दो तरह का एथेनॉल होता है, एक इंडस्ट्रियल ग्रेड होता है जो इसमें 95% प्योरिटी होती है और 5% तक उसमें पानी होता है। जो फ्यूल ग्रेड होता है वो बड़ा ही इंडियन गवर्नमेंट के उस पे कई मानदंड हैं और 5% वाटर होता है उसमें इंडस्ट्रियल में। ओके। जो फ्यूल होता है उसमें 99.5% एथेनॉल होता है और उसमें और जो 5% और एडिटिव्स होते हैं उसमें जो मॉइस्चर होता है वो 0.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कई वेबसाइट्स पे। तो वो आज की तारीख में हमारा का नाम बता सकते हैं कुछ आपको याद हो? मेरे खुद के, मैंने ट्विटर, मेरा हैंडल है विशाल एस जैन। उस पे जाएंगे तो मैंने उसमें अपने 3 रिसर्च वेबसाइट्स है, उस पे डिटेल इन्फॉर्मेशन और उसमें मैंने कई लिंक्स दिए हुए हैं। तो है, अगर आप गूगल भी करेंगे कि E20 का जो है, जो आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है BIS, उसके वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्यूल के उसमें स्पेसिफिकेशंस है और मैं वो आपको भेज भी दूंगा, कर दूंगा। मैं जानना चाहूँ जनता प्रोटेस्ट क्यों कर रही है? जनता पूरे हिंदुस्तान में जनता प्रोटेस्ट क्योंकि नाराज क्यों है E20 को लेकर? देखिए, 2 कारण है जनता के। एक तो कारण यह है कि जनता को ये लग रहा है कि उन्हें जब भी कोई इस तरह का प्रयोग होता है किसी भी देश में, चाहे वो हिंदुस्तान हो, ब्राजील हो, थाईलैंड हो या कनाडा हो या जापान हो, तो उसमें क्या होता है कि ग्रेजुअली आपका एथेनॉल की वैल्यू इंक्रीज की जाती है। अब हिंदुस्तान जैसा देश है, हम यहाँ पे कोई भी गाड़ी खरीदते हैं या कार खरीदते हैं तो हम लोग, ऐसा नहीं है, हम इतने ना तो विकसित देश है ना ही हम इतने रईस देश है कि हम बहुत जल्दी अपनी गाड़ी बदले। कोई भी गाड़ी खरीदता है तो वो 5 से 8 साल रखता है और कई लोग तो 10 साल तक रखते हैं। अगर एक मोटरसाइकिल कोई खरीदता है, 2 व्हीलर, तो वो अपने कहते हैं मेनली अपने नौकरी के लिए खरीदता है और वो ये सोच के खरीदता है कि कम से कम मेरी मोटरसाइकिल 5 से 10 साल चलेगी। अब लोग नाराज इस बात से हैं कि 2023 से पहले जो गाड़ियां बिकी थी उनपे उनका जो फ्यूल स्पेसिफिकेशन, जब भी कोई गाड़ी डिजाइन होती है, बनाई जाती है और बेची जाती है और गवर्नमेंट को मतलब सर्टिफाई करने के लिए दी जाती है, तो उसमें जो फ्यूल होता है, जब भी कोई इंजन बनता है तो वो एक फ्यूल के अनुसार बनता है कि उसमें इतना लेवल तक का फ्यूल जाएगा, वो उसका कंप्रेशन लेवल इतना होगा, उसमें इग्निशन इतना होगा, उसमें इतनी प्रोग्रामिंग होगी, इस तरीके उसमें चीजें होती हैं जो एक इंजन को बनाने में जाती हैं। अब 2023 से पहले जो गाड़ियां बिकी थी उनमें जितने भी इंजन थे, जो इंजन का मैन्युफैक्चरिंग था या इंजन से कनेक्टेड ऑक्सिलरी पार्ट्स थे, वो सारे E10 के थे। अब हुआ ये कि गवर्नमेंट को जो E20 का प्रोग्राम था वो 2030 में लागू होना था, पर गवर्नमेंट इसको 5 साल किसी भी कारणवश ले आई, उस पर हम बात करेंगे बाद में। अब हुआ ये कि E20 जो है, अब जब गाड़ियों में जा रहा है, अब E20 में एथेनॉल में क्या होता है कि ये पानी को एब्जॉर्ब करने की वो रखता है, ये इट कैन एब्जॉर्ब द वाटर एंड वंस इट एब्जॉर्ब, जब ये पानी को एब्जॉर्ब करता है तो ये अलग हो जाता है, मतलब एथेनॉल अलग हो जाता है, मतलब ये जो फ्यूल है पूरा, इसमें एथेनॉल अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा और पेट्रोल अलग हो जाएगा। अब हो क्या रहा है, कई लोगों के संग परेशानी आ रही है कि जब वो इस तरह को फ्यूल को यूज कर रहे हैं और वो फ्यूल उनकी गाड़ी में रहता है और उनका जो इंजन है या इंजन के जो पार्ट्स हैं वो सारे E10 के लिए बने हुए हैं, पर E20 जो है वो थोड़ा, अगर हम एक वेरी बेसिक भाषा में बात करें तो E20 क्या हम खुद यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं या हम बाहर से ला रहे हैं? नहीं, E20 का जो एथेनॉल है वो पूरी तरीके से हम अभी भारत में प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर वो भी कब तक करेंगे उसमें एक बहुत बड़ा सवाल है, उस पर मैं आऊंगा। तो हो क्या रहा है कि जो गाड़ियां हैं जो बनी हुई थी E10 के लिए, वो अब E20 का उन पे फ्यूल जा रहा है, उससे उनकी गाड़ियों पे दिक्कत आ रही है। तो लोगों को जो गुस्सा है वो 2 कारण से, एक तो गुस्सा ये है कि आपने जो हमको गाड़ी बेची थी और जिसका आपने रजिस्ट्रेशन का हमसे पैसा लिया था 15 साल का, वो आपने हमें एक सर्टेन फ्यूल के हिसाब से लिया था, E10 के हिसाब से चलेंगे, तो और पर आप हमें E20 दे रहे हैं। अब E20 से क्या हो रहा है कि जो एक नॉर्मल इंसान है, मिडिल क्लास इंसान है, जिसकी तनख्वाह 20,000 रुपए है और वो फ्यूल का उसका अच्छा खासा खर्चा होता है 2-3 हज़ार रुपए का, जो एक बहुत अच्छी मतलब परसेंटेज जाती है उसकी अर्निंग की, अब उसको वो एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, प्लस उसकी गाड़ी में दिक्कत आ रही है तो उसको कहते हैं उसको रिपेयर कराने में करना पड़ रहा है। तो लोगों का गुस्सा एक तरीके से गाड़ियां जो खराब हो रही हैं उसको लेकर, और दूसरा गुस्सा ये है लोगों का कि लोगों को लग रहा है कि उनके संग चीटिंग हुई है और उनको धोखा दिया गया।
गया है। यहाँ पे अमेरिका का एंट्री, मैंने सुना अमेरिका का भी एंट्री है कुछ। एक्चुअली ये पूरा अमेरिका का ही खेल है आज के तारीख में। अगर हम देखें जो E20 का रूप है, जिस रूप अब E20 का रह गया है, वो पूरा अमेरिका का मतलब उसमें पूरे अमेरिका के फिंगरप्रिंट्स हैं। और अमेरिका, ये जो पूरी हमारी पॉलिसी है या जो गवर्नमेंट हमारी पॉलिसी बना रही है या जिस डायरेक्शन में पॉलिसी जा रही है, जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उस डेवलपमेंट्स को अगर आप रिसर्च करेंगे और स्टडी करेंगे तो उसमें खाली एक ही अब कंक्लूजन आ रहा है कि अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है और वो कामयाब भी हो रहा है कि वो किसी भी तरीके से अपना कॉर्न, उनका जो मक्का है, उसको हमारे देश में लेके आए और उस मक्के का हम इस्तेमाल करें, अपने खाने पीने में इस्तेमाल करें, हम उसको एग्रीकल्चर फीड में इस्तेमाल करें और उस मक्के का हम ऑल्सो इस्तेमाल करें कौन बना मतलब एथेनॉल बनाने में। तो एक तरीके से गवर्नमेंट की जितनी भी हम अभी पॉलिसीज देख रहे हैं और गवर्नमेंट के जितने भी निर्णय हो रहे हैं, उससे ना तो किसानों का फायदा हो रहा है, ना जिनने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई हैं, डिस्टिलरीज लगाई हैं, उनका फायदा हो रहा है, क्योंकि उनको तो गवर्नमेंट ऑलरेडी 200 करोड़ रुपए नहीं दे रही है। अभी आपने मुझे खुद ने साझा किया 12,000 करोड़ से आपने खुद ने साझा किया हमारे कि यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट ये बात बोलती है, सबसे बड़ी बात अभी तक बोल रही थी कि भाई हम ये किसानों के फायदे के लिए कर रहे हैं, हम मतलब किसानों के फायदे के लिए कर रहे हैं और फॉरेन बचाने के लिए, फॉरेक्स बचाने के लिए कर रहे हैं। किसानों का तो जी फायदा कहाँ हो गया जब आपने 12,000 करोड़ जो आपको किसान को देने थे वही आप नहीं दे रहे हैं, और जिनने एथेनॉल बनाया उसको भी आप ऐसा नहीं दे रहे हैं। तो आप किसका फायदा कर रहे हैं? जो अकेला फायदा कर रहे हैं वो पूरा अमेरिका का कर रहे हैं। इथेनॉल बनता कैसे है? इथेनॉल बनता कैसे है? वेल पूरा एक मतलब एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है। मैं आपको डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा कि वो प्रोसेस क्या होता है। शुगर केन से नहीं, एथेनॉल कई चीजों से बनता है। ये बायोफ्यूल है, ये शुगर, इसमें शुगर केन भी यूज हो सकती है, इसमें राइस भी यूज हो सकता है और इसमें मेज भी यूज हो सकता है। ये पूरा साइंटिफिक प्रोसेस होता है। इसमें आप फूड ग्रेन भी यूज कर सकते हैं, जो पीडीएस मतलब फूड ग्रेन, राइस और मेज, और इसमें आप शुगर केन भी यूज कर सकते हैं जो गन्ने का रस है। तो पूरा डिटेल केमिस्ट्री तो आई एम सॉरी मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, पर इसमें ये 3 चीजें यूज होती है बनाने के लिए। चलिए हम फरीद भाई से बात करते हैं। मैं जैन साहब की जो सर बता रहे हैं अभी कि मेज वगैरह और गन्ना, तो क्या ये आगे चल के यूएसए क्या हम पे ये भी इम्पोज कर सकता है कि भाई हमारी सीड्स वगैरह मेज की लीजिए या जो वेराइटी हम चाहते हैं वो पैदा कीजिए और उसके बाद उससे आप ये मतलब खाने का भी यूज कीजिए और E20 भी उससे निकालिए फुएल? हाँ बिल्कुल, फोर्स कर ही नहीं सकता, वो करने में कामयाब भी हो रहा है। उनका अगर हम देखा जाए तो 50% तो वो लोग कामयाब हो चुके हैं। आप देखिए फोरग्राउंड में तो गवर्नमेंट कोई भी स्टेटमेंट, पब्लिक फेसिंग स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, चाहे गडकरी जी कोई स्टेटमेंट देवें या हरदीप पुरी जी कोई स्टेटमेंट। जस्ट मोमेंट, थोड़ी देर पहले हम बातें करते हरदीप सिंह पुरी और ये पीयूष गोयल का क्या रोल है इसमें? वही बता रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। देखिए हो क्या रहा है कि ये पूरा एक कैलकुलेटेड तरीके से काम हो रहा है, पूरा सिस्टम के रूप में काम हो रहा है, जिसमें पीयूष गोयल जी का काम है कि वो बैकग्राउंड में अमेरिकन गवर्नमेंट के संग कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हरदीप पुरी जी का जो काम है वो पेट्रोलियम मिनिस्टर है। उनका काम यह है कि भाई देश में जो क्रूड ऑयल है वो आता रहे और उसके वो कॉन्ट्रैक्ट करते रहे, वो अपना काम कर रहे हैं। गडकरी जी को जो माफ कीजिए जो काम दिया गया है, वो ये काम दिया गया है कि वो पब्लिक में आके कुछ भी उटपटांग स्टेटमेंट दे दे जो जिनकी न्यूसेंस वैल्यू है और वो उसका खाली डिस्ट्रैक्शन होता है। तो सब कुछ अपना काम, और गडकरी जी का तो देखिए इसमें कुछ लेना देना नहीं है अदर देन द फैक्ट, जैसे मैंने कई बार बोला है कि वो पिताजी होने का कर्तव्य निभा रहे हैं और वो अपना मतलब एक शायद मौका परस्त इंसान है जिसने मतलब क्योंकि वो खुद उद्योगपति रहे हैं और 4 या 5 दशक का उनका एक्सपीरियंस है बिजनेस का, तो उन्हें एक अपॉर्चुनिटी देखी जिसके अपॉर्चुनिटी का मतलब अंतर्गत उनके बेटे ने फैक्ट्री खोली और वो बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं उससे। बट इसमें रोल क्या है कि पीयूष गोयल जी ने, जो अमेरिका का आप रोल पूछ रहे थे, पीयूष गोयल जी का रोल ये है कि उन्हें डीडीजीएस इंपोर्ट करने के लिए हाँ भर दिया अमेरिकन गवर्नमेंट को। अब डीडीजीएस इंपोर्ट क्या है? डीडीजीएस एक बायो प्रोडक्ट है एथेनॉल का। वो हम ऑलरेडी करीबन 2,90,000 टन बना रहे थे और बना ही नहीं रहे थे, हम उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे थे। अब और वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमारे देश में करीबन 20 बिलियन लीटर्स आई थिंक एथेनॉल बन रहा था, और क्योंकि वो उसका बायो प्रोडक्ट है तो हमारे पास वो सक्षम कैपेबिलिटी थी उसको बनाने की और हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे थे। पर अब हम पहले से कर भी रहे हैं सर, एक्सपोर्ट कर रहे थे, पर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसको जाके एग्रीमेंट कर लिया अमेरिकन गवर्नमेंट से कि अब इसको इंपोर्ट करेंगे। चलो अब कोई बोलेगा भी ठीक है डीडीजीएस इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका वो ये इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल करेंगे, नहीं। असल में क्या किया, अगर खाली डीडीजीएस तक ये बात रुक जाती तो मैं इस बात को बिल्कुल मान लेता कि गवर्नमेंट की जो इच्छा है और जो मतलब इंटेंशन है वो अच्छा है, पर उन्हें ऐसा नहीं है। एक अमेरिकन कंपनी है पेट्रॉन साइंटिफिक, जिसके बारे में मैंने लिखा भी है, वो एक उसके पास एक पेटेंट है जो उसने ड्यू पॉइंट एक केमिकल कंपनी से $200 मिलियन का खरीदा है। अब वो पेटेंट अकेला दुनिया में अकेला ऐसा पेटेंट और टेक्नोलॉजी है जिसे आप डीडीजीएस को कन्वर्ट करके एथेनॉल में बना सकते हैं। तो अब आप पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। पहले अपने देश में जो गन्ना था उसको कम कर दिया, फिर जो आपका मतलब चावल था, जो आपका पीडीएस का चावल था उसको लेना चालू कर दिया, आपका जो मेज था वो लोकल इंडस्ट्री से आपने शिफ्ट कर दिया। तो एक वक्त पे ऐसा आएगा कि आपका जो गन्ना है वो आप बोलेंगे भाई क्योंकि पानी की कमी है तो गन्ना उगा नहीं सकते। चावल के लिए आप बोलेंगे भाई क्योंकि पीडीएस से आया है तो हमें चावल देना है, 80 करोड़ लोगों को देना है तो हम वो नहीं दे पाएंगे। मेज के लिए आप ये बोलेंगे भाई मेज से क्या हुआ है कि जो लोकल इंडस्ट्री है वो अफेक्ट होगी तो हम मेज को भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अब एथेनॉल बनेगा कहाँ से? एथेनॉल बनेगा आपका डीडीजीएस से जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका से, और वो
कैसे बनाएंगे? क्योंकि आपने पेटेंट साइन किया है एक अमेरिकन कंपनी के संग जो उसको कन्वर्ट कर सकता है। तो अगर गवर्नमेंट का इंटेंशन बिल्कुल साफ था तो आप डीडीजीएस क्यों इंपोर्ट करेंगे? नंबर वन। और अगर कर भी रहे तो उसी कंपनी के संग आप कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेंगे जिसके पास अकेला पेटेंट है दुनिया का डीडीजीएस को कन्वर्ट करने का? तो ये जो पूरा आज की तारीख में जो गवर्नमेंट कर रही है और जो E20 का रोल है, वो पूरा रोल ये है कि किसी भी तरीके से, किसी भी मतलब कोई भी आप तरीका समझिए, उससे अमेरिकन कॉर्न को हिंदुस्तान में लेके आना है। और अमेरिका तो ये कई सालों से कर रहा है। अमेरिका ने चोरी छुपे भी इंडिया में जेनेटिक मॉडिफाइड, गुजरात में हुआ था, पकड़े गए थे, गुजरात में, कर्नाटका में पकड़े गए थे। और कॉटन का तो सबको मालूम है कि क्या खेल हुआ था। अमेरिका तो कई सालों से ट्राई कर रहा है कि किसी तरीके से घुस सके। अब उसको ऐसी गवर्नमेंट मिल गई है जो किसी कारणवश, इस पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं जानता भी नहीं और टिप्पणी भी नहीं कर पाऊंगा, एक ऐसी गवर्नमेंट मिली है जो विलिंग है और इस चीज को अलाउ कर रही है कि अमेरिका के सामने वो, मतलब एक तरीके से, मुझे नहीं मालूम वो क्यों कमजोर है, पर वो अमेरिका को अलाउ कर रहे हैं कि वो डीडीजीएस लेके आए। और अमेरिका तो ये प्रयास बहुत टाइम से कर रहा था कि उनका जेनेटिकली मॉडिफाइड आए। अब नुकसान क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड में? हमारे यहाँ जो देखिए खेती होती थी और सदियों से खेती हो रही आ रही है हिंदुस्तान में, हम लोग ये हकीकत है, ये फैक्ट्स हैं कि हम लोग बहुत सक्षम है उगाने में। हमारा जो देश है वो ज्योग्राफिकली इतना वेल प्लेस्ड देश है कि हम हर तरीके से सक्षम है, हमारा देश हर चीज को उगाने के लिए। पंजाब में जितना आपका अनाज चावल होता था वो दुनिया में नंबर 1 पे आते हैं वो लोग। अब हो क्या रहा है कि अमेरिकन तो जो अमेरिकन कॉर्पोरेशन वो हैं जो बीज बेचते हैं। अमेरिका हरदम से, अमेरिका कभी ये नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान या और कोई देश सक्षम बने, स्ट्रांग बने। जब से हमारा जो फॉरेक्स का रिजर्व 750 बिलियन के ऊपर गया, आपने देखा कि सोशल मीडिया पे हिंदुस्तानियों की बुराई होना चालू हो गई। भाई पूरी दुनिया को रातों रात हिंदुस्तान जैसे क्या प्रॉब्लम हो गई? इतने दिनों से तो प्रॉब्लम नहीं थी। तो कई देशों का प्रयास है जिसमें यूरोपियन भी हैं और अमेरिकन भी हैं, प्राइमरली अमेरिकन है, वो चाहते हैं कि अपना बीज बेचें। अब एक बार वो अगर बीज आ गया तो हमारे यहाँ जो किसान भाई उगाते हैं वो होता है कि भाई हमने फसल उगाई, उसका हमने कुछ रख लिया, उसका रख लिया और उसी को हमने बीज की तरह इस्तेमाल किया, तो न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो मेंटेन रहती है, प्लस सॉइल की जो न्यूट्रिएंट वैल्यू वो रहती है, प्लस जो पानी का कंजम्पशन है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड में कम होता है, पर न्यूट्रिएंट वैल्यू सही रहती है। पर एक बार आपने अगर जीएम उगा दिया तो आपके जो ओरिजिनल बीज थे वो खत्म हो गए। अब आप जो जीएम उगाएंगे वही फसल को उगाएंगे, उसी फसल को वापस से आप बोएंगे, तो आप एक तरीके से अमेरिका पे पूरे निर्भर हो गए। और अभी तो देखिए सब कुछ हरा है, अब बारिश हो रही है, सब कुछ अच्छा है, पर 1 या 2 साल जब इंडिया में सूखा आएगा और बारिश नहीं होगी, यही अमेरिका हमें मतलब वो क्या बोलते हैं, लोहे के, हमें ब्लैकमेल करेंगे। इन्हें कोविड के टाइम में हमें ब्लैकमेल किया था, ये हमें ब्लैकमेल करेंगे और ये हमें लोहे के चने चबवा देंगे। ये एक तरीके से हमारी पूरी फूड सिक्योरिटी को करेंगे। आज तो मेज की बात हो रही है, कल चावल का तो ये लोग ट्राई कर ही रहे, फिर बचा क्या? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मतलब हो रहा है, आई रियली अप्रिशिएट तहसीन पूनावाला और उनकी जो पूरी टीम है, दिनेश भाई और एक अनदर रतन ढिल्लोन जी फ्रॉम चंडीगढ़, जो इन लोगों ने किया बड़ी हिम्मत का काम किया है। पर हमें जो सही मुद्दा है उस पे जाना चाहिए, हमें मुद्दे से नहीं भटकना चाहिए, जो पॉलिसी है उस पे अटैक करना चाहिए। तो मेरा आपके माध्यम से और आपके सब्सक्राइबर के माध्यम से एक प्रार्थना है कि आप गवर्नमेंट से ये बोलिए कि आप ना तो अमेरिकन कॉर्न, इंडस्ट्रियल एथेनॉल या डीडीजीएस को नहीं लेके आएंगे। जहां इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा बोला, जो पूरा एथेनॉल का प्रोग्राम है हमारा कोलैप्स हो जाएगा। वो ऑलरेडी कोलैप्स हो रहा है, एथेनॉल का प्रोग्राम अगर वो कोलैप्स हो गया तो जो E20 है वो ऑटोमेटिकली E10 पे आ जाएगा। आप इस चीज को समझिए। और इट इज नॉट ओनली अबाउट द एथेनॉल, इट इज आल्सो अबाउट द सॉवरेनिटी एंड द फूड सिक्योरिटी व्हिच वी आर लुकिंग एट मल्टीपल डेकेड्स डाउन द लाइन। एंड अमेरिका और एनी अदर वेस्टर्न नेशन विल टुडे नॉट वांट, मैं विदेश में रहता हूं और ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो लोग सब लोग खराब हैं, पर हर एक जो देश होता है स्ट्रेटेजिकली एंड जियोपॉलिटिकली, कभी भी कोई विदेश ऐसा नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान स्ट्रांग बने। हमारे पास हिंदुस्तान में जी सब कुछ है, ठीक है। हमारे देश में बहुत प्रॉब्लम्स है और मैं मानता हूँ प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको डील भी कर रहे हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि हमने आजाद होने के 75 साल में जितने हम लोग आगे आए हैं, दुनिया का मुझे एक देश बता दीजिए जो आजाद होने के 75 साल में इतना आगे आए हो। जी अमेरिका जब आजाद हुआ था उसके 75 साल के बाद तो एक दूसरे को मार रहे थे, काला गोरा कर रहे थे। हम तो 75 साल में दुनिया को यूपीआई दे रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि हमें किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी भी पॉलिटिकल लीडर या उसके परिवार के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये चीजें अच्छी नहीं है, ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ये चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए। जहां तक हमारे प्रधानमंत्री जी की बात आती है, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की, वो एक बहुत ताकतवर नेता है, बहुत पॉपुलर, ताकतवर और बहुत चार्मिस्टिक लेता है। वो समझते हैं क्योंकि वो खुद जमीन से उठा हुआ इंसान है, तो वो समझता है। अब मुझे नहीं मालूम, अंग्रेजी में कहावत है, आई एम नॉट इन हिज शूज, मुझे नहीं मालूम कि उनकी मजबूरी क्या है, उनकी बेचारों की मजबूरी क्या है, देश की गवर्नमेंट की मजबूरी क्या है कि हमें अमेरिका की 100 बातें सुननी पड़ रही है। तो अगर वो साझा करें कि क्या मजबूरी है तो शायद हम लोग मदद कर सके। मैं मदद करने के लिए तैयार हूं, जितनी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में देश के लिए मैं कर सकता हूं मैं करूंगा। पर किसी भी व्यक्ति विशेष या पॉलिटिकल पार्टी या श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में टिप्पणी करना, मेरे चाहे कुछ भी पर्सनल व्यूज हों जी, मेरे पर्सनल व्यूज हैं जी, मैं पर्सनली उनको लाइक नहीं करता हूं। पब्लिकली एक किसी पे बंदूक टांगना, निशानेबाजी करना जी उचित नहीं है और नहीं करना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो भी ये सरकार डिसीजन ले, ये एक्चुअली ये ले पूरे देश हित में। भाई आप भी जैसे सर ने बताया कि भाई
अचानक E20 ले आए। तो E20 तो ठीक है ले आए, लेकिन आप वन फाइन डे सुबह पब्लिक उठती है, कहती है कि भाई E20 चलाना है सबको, और गाड़ियां भी उस वजह से नहीं है। तो गाड़ी का जो वियर एंड टीयर होगा वो तो अल्टीमेटली जो वो उसको बियर करना पड़ेगा। और हमारी देश की इकोनॉमी कोई ऐसा नहीं है कि यूरोपियन और अमेरिकन की है कि हम हर दूसरे तीसरे साल में गाड़ियां बदलते हैं। भाई बड़ी मुश्किल से कोई 10-20 मतलब अब तो फाइनेंस वगैरह का ऑप्शन हो गया, लोग बाग ले लेते हैं 3-4 साल की नौकरी में। क्योंकि पहले क्या था कि भाई 20 साल 30 साल नौकरी की, जब रिटायरमेंट के 5-7 साल रह गए तो गाड़ी मुश्किल से आती थी। तो टेंडेंसी तो अभी भी दिमाग में हमारे देश का यही है कि भाई ज्यादातर लोगों का कि भाई हम एक सोच रहे थे कि भाई हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम कम से कम 8 साल 9 साल गाड़ी चलाएं। लेकिन जो टेक्निकल ये फॉल्ट दिखा रहे हैं पैन इंडिया हर जगह सोशल मीडिया, तो इसमें ये तो नहीं है कि लोग सरकार की बुराई कर रहे हैं। भाई कुछ तो चीजें हकीकत होंगी, तो सरकार से यही प्रार्थना है कि भाई सरकार अपनी जो जिद पे अड़ी हुई है उसको एटलीस्ट जिद पे ना अड़े, वो लोगों की भी तो सुने। भाई हम कहते हैं कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो भाई लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि भाई एक इंसान जो हिंदुस्तान का नागरिक है उसकी फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो भाई जब फंडामेंटल राइट है तो कम से कम ये तो सुनवाई हो ना। ये तो ऐसा ना हो कि सरकार ने एकदम अड़िग हो जाए कि नहीं जी हमने ला दिया तो ला दिया। तो इस चीज को बिल्कुल। सरकार को कंसीडर करना चाहिए, और पब्लिक को जो पेन है, मैं उम्मीद है कि सरकार आपकी बातें सुन रही हो। हाँ वो एटलीस्ट वो करे। भाई सरकार देश की होती है तो हम सरकार की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन जो सरकार की पॉलिसी अचानक आ गई भी कि E20 लेके आना है, और हमारी जो मोटर्स जो व्हीकल है उनके इंजन वो कंपेटेबल नहीं है अभी भी E20 लाइक। तो इसका कुछ बिल्कुल मैं तो ये कहूँगा कि सरकार को 1 साल इसको और प्रोलॉन्ग कर रहे, और इन बिटवीन कुछ जो टेक्निकल इसका इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह का कुछ इस तरह का इंतजाम करे कि वो पुरानी गाड़ियों में लगा दे और गाड़ियों को नुकसान ना हो। व्हाट्स योर फाइनल थॉट्स? मेरे फाइनल थॉट्स ये है, So no, because you were saying something. करेक्ट। हाँ देखिए, जो पुरानी गाड़ियां हैं, आपको एक चीज को समझना होगा कि जब गाड़ी बनती है और उसका इंजन बनाया जाता है, पूरी मतलब प्रणाली बनाई जाती है गाड़ी की, और वो सबमिट होती है इंजन मतलब गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट के ऑथराइज लैब्स में, और वो उसकी जब परीक्षण करते हैं, पूरा टेस्टिंग करते हैं, तो वो एक जो फ्यूल यूज होता है उस परीक्षण में भी वो लैब ग्रेड होता है, वो नॉट कमर्शियल ग्रेड होता है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो E20 और जो इंजन की प्रोग्रामिंग होती है, और जो इंजन की मतलब एक तरीके से समझिए कि इंजन जो बनाया जाता है एक तरीके से, टेक्निकली तो इंजीनियर आपको बता पाएगा, वो चीज जो होती है वो उस वक्त निर्धारित हो जाती है, वो फिक्स हो जाती है। तो ये कल मारुति के जो है इंचार्ज, उन्होंने भी इस चीज पर टिप्पणी की थी, और उन्होंने कहा था कि ये जो चीज है आपका, जो अगर E10 आपकी कार है या व्हीकल है, मोटरसाइकिल है, वो कन्वर्ट नहीं हो सकती और उसका कोई वो भी नहीं बन सकता है किट। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को माना है, ऑल्दो उसका वो ट्राई कर रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत तो मतलब बहुत इंटेलिजेंट देश है, यहाँ पे बहुत अच्छे इंटेलिजेंट लोग हैं, भविष्य में ऐसा हो सकता है कि कुछ बन जाए, पर आज की तारीख में ऐसी कोई चीज या कोई किट एग्जिस्ट नहीं करता है जिससे ऐसा हो सके कि वो E20 का जो फ्यूल है वो E10 मोटरसाइकिल या गाड़ी में चले। तो दैट इज वन। और सेकंड थिंग, जैसा कि सर ने बहुत अच्छी तरह बोला कि हमारा जो रोल है वो एडवाइजरी का है। हम तो अपने जितनी भी पब्लिक डोमेन में हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उस पब्लिक डोमेन की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैंने अपनी बात को आगे रखा है। हकीकत क्या है, गवर्नमेंट के ऊपर क्या मजबूरियां और क्या हकीकत है, वो हमें नहीं मालूम है। तो हमारा जो पूरा रोल है, हम गवर्नमेंट को अटैक नहीं कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट ठीक है, जो गवर्नमेंट के लूज स्टेटमेंट्स आते हैं वो नहीं आने चाहिए, स्टेटमेंट्स पे थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा इमोशनल देश है और लोग इमोशनली रिएक्ट करते हैं। तो हमें इमोशनल मतलब ये जो बाइट्स है इन पे कंट्रोल करना चाहिए, एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होनी चाहिए गवर्नमेंट की भी। और मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी जी तक अगर ये बात पहुंचती है तो नरेंद्र मोदी जी बहुत ताकतवर नेता हैं, बहुत समझदार नेता हैं, बहुत एक्सपीरियंस नेता हैं, उनको इस चीज को सुनना चाहिए और उनको एक निर्णय लेना चाहिए। सबका प्रयास ये नहीं है कि देश का नुकसान हो या गवर्नमेंट का नुकसान हो, सबका प्रयास ये है कि हमारे आगे का रास्ता क्या है, और हमारी जो सिक्योरिटी है, सॉवरेन सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी है, एनवायरमेंट सिक्योरिटी, वो हमारे हाथ में, हमारी मुट्ठी में रहनी चाहिए, क्योंकि वो किसी विदेशी के हाथ में नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। और एक सेकंड चीज, जो फॉरेक्स बताने की बात आती है, असल में हो क्या रहा है, जो क्रूड का ऐसा बोला जा रहा है कि हम क्रूड पे जो पैसा बचा रहे हैं, वो एक्चुअली ज्यादा क्रूड पे पैसा नहीं बच रहा है, क्योंकि अब हुआ ये है कि क्योंकि सब लोग गन्ना उगा रहे थे, सब लोग आपका मेज उगा रहे थे, ये कॉर्न उगा रहे थे, तो उसके कारण हुआ ये कि लोगों ने आपको दालों को उगाना कम कर दिया। हमारा एडिबल ऑयल का जो इंपोर्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, दालों का इंपोर्ट बढ़ गया है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें इन सब चीजों को, तो ये नेट नेगेटिव है, ये नेट पॉजिटिव नहीं है। इसके बारे में मैंने अपनी वेबसाइट पे बहुत डिटेल तरीके से अपने ट्विटर पे और वेबसाइट पे मैंने लिखा है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि वी आर नॉट इन द शूज ऑफ द गवर्नमेंट,
We do not know the reality of the government or what are the compulsions of the government. What I have been able to figure out and say that I believe strongly that ये अमेरिका का जी हाथ है, बैकग्राउंड में अमेरिका कर रहा है ये सब, और ये जो अमेरिका कर रहा है इस पे हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा सख्त रवैया अपनाना चाहिए और अमेरिका को बोलना चाहिए कि हम भी एक सॉवरेन देश है, आजाद देश है, 140 करोड़ लोगों का देश है और हम अपना निर्णय खुद लेंगे, हमें किसी विदेशी की बात को नहीं मानना चाहिए जी। बस तो नमस्कार। जंतर मंतर से फरीद भाई और जैन साहब दोनों ने काफी जानकारियां दी, जो कि मुझे लगता है कि सरकार तक ये बातें पहुंचेगी या सरकार इस पर अमल करेगी। और आप दोनों को CWM से बातें करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्कार।